हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th का हिंदी का दिगंत का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जो सभी को पढ़ना है और ये बार बार एग्जाम में पूछ भी देता है। तो चैप्टर का नाम है तिरिच और इसके लेखक है उदय प्रकाश जी। तो मैं तिरिच चैप्टर का तिरिच पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूँ। तो मैं एक एक क्वेश्चन को डील करूँगा और आप लोग क्या करेंगे कि इन सभी सवाल का जवाब अपने कॉपी में नोट करेंगे, याद करेंगे और इस पर मैं फिर कभी टेस्ट भी ले लूँगा। और इससे क्या होगा मेरे दोस्तों कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही बेहतर जाएगा, आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा वो बहुत ही बेहतर जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। पहला क्वेश्चन है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो 1 जनवरी 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को। आप याद कर लीजिएगा कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 को हुआ था। फिर हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था। तो उदय प्रकाश का जन्म सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक अनूपपुर जो है जगह है, वहीं पे एक सीतापुर गांव है, वहीं पे जन्म हुआ था। तो इसका आंसर क्या सही होगा? बी सही होगा। आप अच्छे ढंग से इसको याद कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये याद होगा। आप लोग अच्छे से इसको कॉपी में नोट करेंगे और फिर याद करेंगे। आप चैनल को मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और इसको शेयर भी करें। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम था। तो उदय प्रकाश के माता पिता का नाम गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह था। क्या था? गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है? सही है। आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। मैं टाइम लैप्स नहीं कर रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को बताते चल रहा हूं। चलिए हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। नोट भी करते चले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नोट करते चले। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उदय प्रकाश किस संपादन विभाग में काम करते थे। तो उदय प्रकाश जी दिनमान संपादक जो है विभाग में काम करते थे। दिनमान संपादन विभाग में काम करते थे। कौन? उदय प्रकाश जी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दरियाई घोड़ा के लेखक कौन है। तो दरियाई घोड़ा के लेखक कौन है? दरियाई घोड़ा के लेखक है उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश जी दरियाई घोड़ा के लेखक है। ये उनकी एक कृति है, बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। उसके लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी। आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है उदय प्रकाश ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया। तो उदय प्रकाश ने, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, सुनो कारीगर तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा? एमिनेंस। उदय प्रकाश जी ने एमिनेंस एक अंग्रेजी पत्रिका हुआ करती थी और उसका संपादन वे करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उदय प्रकाश के लेखक का कौन सा दशक चल रहा है। यहाँ लेखक की जगह पे लेखन का, उदय प्रकाश के लेखन का कौन सा दशक चल रहा है। तो ये उनके लेखन का तीसरा दशक चल रहा है। कौन सा दशक? तीसरा दशक चल रहा है। बहुत ही आसान सा उत्तर है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव लिख लेना बहुत ही बेहतर होगा, आप लिखते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों उदय प्रकाश कब कवि के रूप में पाठकों के समक्ष उदित हुए। मतलब उदय प्रकाश जी एक कवि के रूप में पाठकों के समक्ष कब प्रसिद्ध हुए, उदित हुए, मतलब कब जो है वह लाइमलाइट में आए। तो ये 1980 के आसपास। क्या आंसर होगा? 1980 के आसपास इसका आंसर होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है तिरिच के लेखक कौन है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तिरिच के लेखक कौन है। तो तिरिच के लेखक कौन है भाई? तो उदय प्रकाश जी इसके लेखक है। कौन लेखक है? उदय प्रकाश जी। आप कंफ्यूजन में नहीं आइएगा, उदय प्रकाश जी लेखक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है तिरिच गद्य की कौन सी विधा है। तिरिच एक प्रोज है, गद्य मतलब जो है प्रोज होता है, नहीं, वह कौन सी विधा है। ये आत्मकथा नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों को लगता है ये आत्मकथा है, ये आत्मकथा नहीं है। आत्मकथा नहीं, इसमें तो प्रतिनिधि बेटा, लेखक की कहानी थोड़ी है।
प्रतिनिधि बेटा एक ले लिया गया है और वह जो है वो अपने पिताजी की कहानी बता रहा है। तो ये कहानी ही है, ये आत्मकथा नहीं है, ये निबंध भी नहीं है, यात्रा वृतांत भी नहीं है, क्या है, कहानी है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तिरिच को कैसी कहानी कही जा सकती है या कही जाती है। तिरिच को कैसी कहानी कही जाती है? तो तिरिच को जादुई यथार्थ की कहानी कही जाती है। आप देखिएगा बुक में सीधे तौर पे दिया है, तिरिच को जादुई यथार्थ की कहानी कही जाती है। ये याद कर लीजिएगा, याद करने की चीज़ है, नोट करते चलिए आप लोग, सभी कोई नोट करते चलिए, क्विट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लाइक भी कर दीजिए। आगे क्वेश्चन है, तिरिच किसका पर्याय बनकर उभरा? तिरिच किसका पर्याय बनकर उभरा? तो तिरिच एक ऐसा विषैला जीव है, विषैला जानवर है जिसका आतंक जो है समझिए कि पूरे कहानी में देखने को मिलता है। तो तिरिच शांति का या सद्भावना का पर्याय बन के नहीं निकला, आतंक का पर्याय बन के निकला। क्या आंसर होगा? आतंक का। आशा करता हूँ आप अच्छे से इसको नोट कर रहे हैं, कॉपी में नोट करते चलिए। बहुत ही आप वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन कहता है कि तिरिच क्या है? तो मैंने अभी बताया कि तिरिच क्या है। तो तिरिच जो है एक छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है। तिरिच क्या है? तिरिच एक छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है, बहुत ही विषैला जीव, इतना विषैला कि अगर ये किसी को काट ले तो 24 घंटे काफ़ी होते हैं मर जाने के लिए, कि नहीं। और ये किसी भी जो है सांप से 100 गुना अधिक जहरीला माना जाता है। तो तिरिच कोई अनिष्टकारी उपग्रह नहीं है, आतंकवादी संगठन नहीं है, ये क्या है? छिपकली प्रजाति का विषैला जीव। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम लोग चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो तिरिच कहानी जो है फंतासी शैली में नहीं लिखी गई। फंतासी शैली का मतलब होता है वैसी कहानी जो कल्पना पे आधारित हो, जिसका हकीकत से कोई रिश्ता नाता नहीं हो। तो सर ये फंतासी शैली नहीं है, ये फैंटासी पे आधारित जो है फैंटासी स्टाइल में लिखी गई कोई कहानी नहीं है। पूर्वदीप्ति शैली भी नहीं है, ये आत्मकथात्मक शैली है। ये कैसी है? आत्मकथात्मक शैली। आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब ये आत्मकथा के स्टाइल में लिखा गया है। मतलब इसमें प्रतिनिधि बेटा लिया गया है, लेखक ने प्रतिनिधि बेटा लिया है और वो अपने पिताजी की कहानी सुना रहा है। तो इसका आंसर सी सही होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 1981 में तिब्बत कविता के लिए उदय जी को कौन सा पुरस्कार मिला? 1981 में तिब्बत कविता के लिए उदय जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो मैं बता दूं, ये भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। ये बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछ देगा आपसे। हम चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16 कहता है सुनो कारीगर किसकी रचना है? सुनो कारीगर किसकी रचना है? सुनो कारीगर यह एक कृति का नाम है और इसके लेखक उदय प्रकाश जी है। कौन है? उदय प्रकाश जी। याद रहेगा ना आपको? उदय प्रकाश जी। हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है चांदनी रात में जो ओस और शीत होती है उसे क्या कहते हैं? चांदनी रात में जो ओस और शीत गिरती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अमृत कहते हैं। क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? इसका आंसर अमृत होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि कहानी शिल्प के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो कहानी शिल्प के अंतर्गत मतलब कहानी लिखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो भाषा की तो आवश्यकता होती है, बिना भाषा के कहानी नहीं हो सकती है। और सर शैली की आवश्यकता होती है, मतलब कहानी की एक स्टाइल होती है, इसके बिना कहानी नहीं हो सकती है। संवाद की भी जरूरत होती है, कहानी में संवाद होता है, चूँकि कहानी में पात्र होते हैं और पात्रों के बीच में संवाद चलता है। तो सर ये इन तीनों की जरूरत होती है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि कहानी शिल्प के अंतर्गत क्या नहीं आता है, मतलब किस चीज़ की जरूरत नहीं होती है? तो इसका आंसर भाई मेरे क्या होगा? अलंकार होगा। अलंकार। बच्चे बोलेंगे क्यों? तो अलंकार की जरूरत कविताओं की रचना में होती है। कविता लिखने के लिए जो है कविता शिल्प के अंतर्गत अलंकार की आवश्यकता होती है। अलंकार, उपमा, रस, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। तो आंसर क्या होगा? सी। चूँकि लिखा है क्या नहीं आता है तो अलंकार नहीं आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर
19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि तिरिच घटना का संबंध किससे है? तिरिच घटना का संबंध किससे है? तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट से है नहीं, श्याम प्रसाद से है नहीं, मोहन प्रसाद से है नहीं, किससे है? तो राम स्वार्थ प्रसाद से है। राम स्वार्थ प्रसाद कौन है? ये पिताजी है। ये जो प्रतिनिधि बेटा लिया गया है तिरिच कहानी में, उनके पिताजी का नाम क्या है? राम स्वार्थ प्रसाद। तो ये उनसे जुड़ा हुआ ये तिरिच घटना का संबंध है। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट भी करते रहे, आप लोग बताएं कि ये अच्छा लग रहा है, और हमारे प्रयास की जो है प्रयास की सराहना अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो आप कमेंट में आइए, और आप क्या कीजिए कि आप इसको नोट भी कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, घटना के वक्त पिताजी की उम्र कितने वर्ष की थी? घटना के वक्त जब तिरिच घटना घटी थी पिताजी के साथ, राम स्वार्थ प्रसाद जी के साथ, तो उनकी उम्र कितने वर्ष की थी? तो उनकी उम्र 55 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 55 वर्ष। याद रहेगा आपको, बहुत ही आसान है, 55 वर्ष याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है पिताजी टहलते वक्त मुंह में क्या रख लेते थे? चूंकि प्रतिनिधि बेटा कहानी सुना रहा है और पिताजी की कहानी राम स्वार्थ प्रसाद की कहानी है, तो जब वो टहलने निकलते थे तो मुंह में क्या रखते थे? तो मुंह में तंबाकू रख लेते थे। क्या रखते थे? तंबाकू। और वह बोलते नहीं थे, और लेखक भी चाहता था कि वे नहीं बोले, मतलब प्रतिनिधि बेटा भी चाहता था कि वह नहीं बोले। तो इसीलिए बहन जब सवाल पूछती थी टहलते वक्त, तो जवाब कौन देता था? प्रतिनिधि बेटा देता था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तिरिच काले नाग से कितना गुना ज़्यादा जहर होता है? तिरिच मतलब जो है, तिरिच काले नाग से कितना गुना ज़्यादा जहरीला होता है? जवाब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? जहरीला। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे होना चाहिए था जहरीला होता है। तो सर यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा सर वह 100 गुना होगा। क्या होगा? 100 गुना ज़्यादा जहरीला माना जाता है तिरिच। समझ लीजिए कितना ज़्यादा जहरीला होता है तिरिच। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है तिरिच से बचने के लिए मनुष्य को कैसे दौड़ना चाहिए? तिरिच अगर आपको मिल जाए कहीं, भगवान न करे कि मिले, अगर मिल जाए तो आपको कैसे बचना चाहिए, कैसे दौड़ना चाहिए? तो टेढ़ा मेढ़ा दौड़ना चाहिए, हाँ दौड़ना चाहिए। चक्कर काटते हुए दौड़ना चाहिए, हाँ ये भी दौड़ना चाहिए। गोल मोल दौड़ना चाहिए, जी ये भी दौड़ना चाहिए। तो जब तीनों आंसर सही है तो आप क्या आंसर सही मारेंगे? इनमें से सभी सही। इनमें से सभी कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इनमें से सभी। क्यों? चूँकि ये तीनों प्रकार से हमें दौड़ना चाहिए, तब जाके हम तिरिच से बचेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है प्रतिनिधि बेटे के दुस्वप्न का खतरनाक पात्र कौन था? प्रतिनिधि बेटे बार बार सपना देखता था, और सपना वह बुरा सपना होता था। दुस्वप्न मतलब बुरा सपना, और उसमें 2 खतरनाक पात्र आते थे। एक आता था हाथी और दूसरा आता था तिरिच। एक आता था हाथी, दूसरा आता था तिरिच। तो सर यहाँ पे अगर आप ए और बी मारते हैं तो ए और बी तो नहीं मार सकते हैं, क्योंकि भाई ऑप्शन एक ही रंगना होगा। तो देखेंगे कि डी में ऑप्शन देखो क्या है, डी में दिया है ए तथा बी दोनों। तो हम कौन सा आंसर मारेंगे? डी वाला मारेंगे, क्योंकि ए और बी डी में आ गया। तो चलिए सर, ये 24 नंबर क्वेश्चन था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है तिरिच के काटने के कितने घंटे बाद तक उससे खतरा रहता है? मतलब कितने घंटे के बाद तक उससे खतरा रहता है? आदमी कितने घंटे तक जीवित रह सकता है? तो 24 घंटा। इसका आंसर क्या होगा? 24। क्या आंसर होगा? 24 घंटा। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है पिताजी के जख्म को चीरकर उसमें कौन सी दवा भरी गई? राम स्वार्थ प्रसाद जी को जब तिरिच ने काटा था तो कौन सी दवा भरी गई थी? तो उसमें कुएं में डालने वाली लाल दवा भरी गई थी, जिसको हम केमिस्ट्री की भाषा में पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये दोनों की दोनों ऑप्शन एक ही चीज़ है। कुएं में डालने वाली लाल दवा को ही हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। तो ए और बी दोनों सही है, इसीलिए हम यहाँ पे दोनों को नहीं रंग सकते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन को रंगेंगे, ए तथा बी दोनों। याद रहेगा ना आपको? बहुत इजी समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या कहता है पंडित राम अवतार कौन थे? पंडित राम अवतार कौन थे? जवाब दीजिए कौन थे? तो पंडित राम अवतार वैद्य थे। क्या थे भाई? वैद्य थे। आसानी से याद हो रहा होगा एकदम। आप चैनल को लाइक कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, जोर लगाइए, सभी बच्चे पढ़ ले। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है थानु कौन था? तो थानु
प्रतिनिधि बेटे का दोस्त था। क्या था? प्रतिनिधि बेटे का दोस्त था। आप याद रखिएगा, प्रतिनिधि बेटा इसमें है राम स्वार्थ प्रसाद जी का प्रतिनिधि बेटा है जो कहानी को सुना रहा है, बता रहा है। तो उनका दोस्त कौन था? थानू था। याद रहेगा अच्छे ढंग से आपको। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है, पिताजी को किस दिन अदालत में पेशी थी? पिताजी की किस दिन अदालत में पेशी थी? मतलब पिताजी अदालत जाने वाले थे, किस दिन को जाने वाले थे? तो इसका जो जवाब होगा वह 17 मई 1972 बुधवार। दिन क्या था? 17 मई 1972 बुधवार था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा। मैं वैसे ही क्वेश्चन को लिख रहा हूँ या दे रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत आवश्यक है। चलिए, पिताजी का शरीर किस बीमारी के कारण बचपन से ही दुबला था? किस बीमारी के कारण बचपन से ही दुबला था? क्वेश्चन सुन लीजिए, पिताजी का शरीर किस बीमारी के कारण बचपन से क्या था? दुबला था। तो सर इसमें बीमारी आप देखिएगा अपेंडिसाइटिस। क्या बीमारी था? अपेंडिसाइटिस एक बीमारी थी जिसके वजह से उनका शरीर बचपन से ही दुबला था। तो यह आंसर आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सा है लेकिन याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा। आप एक बार पढ़ लीजिए अपेंडिसाइटिस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, बकेली ग्राम का प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक कौन था? क्वेश्चन क्या है? बकेली ग्राम का प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक कौन सा था? क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लीजिए अच्छे ढंग से। तो इसका बड़ा सुंदर सा जवाब है। क्या जवाब है? राम स्वार्थ प्रसाद। क्या आंसर होगा इसका? राम स्वार्थ प्रसाद आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, पिताजी सुबह से कितने किलोमीटर तक भटक चुके थे? कितने किलोमीटर तक भटक चुके थे? तो 30 से 32 किलोमीटर तक भटक चुके थे। देखिए क्या एनर्जी थी, दुबले पतले इंसान थे लेकिन कितना एनर्जी थी उनके अंदर कि 30 से 32 किलोमीटर भटक लिए थे या भटक चुके थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? पिताजी द्वारा चलाया गया ढेला किसे लगा? पिताजी द्वारा चलाया गया ढेला किसको लगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। पिताजी के द्वारा चलाया गया ढेला किसे लगा? आप इसका जवाब दीजिए, किसे लगा? तो इसका जवाब होगा विक्की अग्रवाल को लगा। किसको लगा? विक्की अग्रवाल को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेशनल रेस्टोरेंट नाम के ढाबे का मालिक का क्या नाम था? तो नेशनल रेस्टोरेंट ढाबे के मालिक का नाम सरदार सतनाम सिंह था। क्या था? सरदार सतनाम सिंह। याद रहेगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, राम स्वार्थ प्रसाद पिताजी, मतलब राम स्वार्थ प्रसाद जी पिताजी थे, इनके पुराने दोस्त कौन थे? तो इनके पुराने दोस्त थे पंडित कंधई राम तिवारी। पंडित कंधई राम तिवारी। बहुत ही आसान है, आसानी से याद हो गया होगा आपको। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, ढाबे के मालिक ढाबा बंद करके डिलाइट टॉकीज में कौन सा फिल्म देखने गया? बड़ा ही सुंदर सा सवाल है कि कौन सा फिल्म देखने गया? तो सर पद्मावत तो हो ही नहीं सकता है चूँकि यह हाल फिलहाल की फिल्म है। और सर बाहुबली भी नहीं हो सकता है, सजना साथ निभाना भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा होगा? आन मिलो सजना। कौन सा? आन मिलो सजना, बहुत ही पुरानी फिल्म है, उसको देखने गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। पिताजी की मृत्यु कब हुई थी? पिताजी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। और 17 मई कब हुई थी? 17 मई 1972 को। 17 मई 1972 को पिताजी की मृत्यु हुई थी। आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? पिताजी की मृत्यु कितने बजे के आसपास हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिताजी की मृत्यु 6:15 मतलब 6:15 में हुई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर और इजी क्वेश्चन का सेट था और आप इसको अच्छे तरह से कॉपी में नोटबुक में लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जानबूझ के वैसे क्वेश्चन को ही डाला है जो परीक्षा में पूछेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप इसको लाइक करें, आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं ताकि अधिक से अधिक बच्चों को बेनिफिट हो जाए, अधिक से अधिक बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।